चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू एमडी कैट। ये कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों जो हमने कवर अप करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, फैराडेज लॉ से कैसे कंसर्न्ड है, लेंजेस लॉ का इसमें क्या रोल है, और लेंजेस लॉ एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो होपफुली हमारा आज का लेक्चर जो होगा वो इन तमाम कंटेंट्स को कवर अप कर देगा। जो एसी जनरेटर है और ट्रांसफार्मर है ये हम नेक्स्ट एक लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको एनिमेशंस के जरिए भी इनका कुछ बिहेवियर दिखा दूंगा। और बच्चों फिर इससे रिलेटेड मैं आपको टेस्ट भी जो है वो कल के लेक्चर के बाद सेंड करूंगा, आप उसे अटेम्प्ट करना और उसका वीडियो देखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन पूरी इधर रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंडक्टर में क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी कंडक्टर में क्या क्रिएट होता है, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना है, क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कब क्रिएट? जब हम उस कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखें या प्लेस करें तो उसके अक्रॉस क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था माइकल फेराडेज ने, और इसी की बेस पर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ भी है इस टॉपिक का, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इंडक्शन होती कैसे, इसका बेस आइडिया मैं बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करता हूं। देखें, पहले आप अपने जहन में रखें एक बैटरी को। बैटरी के बारे में हम पढ़ चुके ना कि बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ के वजह से बैटरी का एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड नेगेटिव है। तो आपने बच्चों याद रखना है, अब हम आगे जो सिचुएशन देखेंगे उसमें अगर किसी जगह पर एक एंड मुसलसल पॉजिटिव हो जाए और एक एंड मुसलसल नेगेटिव हो जाए तो आप सब ने समझ जाना है कि इस रीजन में क्या पैदा हो गई है? ईएमएफ पैदा हो गई है। सो द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल कॉजेज ईएमएफ। ठीक है ना, समझ आ गई कि एक एंड पे पॉजिटिव हो जाए एक एंड नेगेटिव हो जाए तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया? ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे पे चलते हैं। अब मुझे ये जवाब दें, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। बाय यूजिंग द रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब चूंकि ये एंटर हो रहे हैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में तो साइन थीटा की बजाय हम साइन 90 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के। तो हम सिंपल एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बच्चों में से कोई स्टूडेंट जिन्हें आइडिया है कि ये पॉजिटिव चार्ज जब इस फील्ड में एंटर होगा तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये नेगेटिव एंटर होगा तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यूजिंग द राइट हैंड रूल? जस्ट टेक 30 सेकेंड, शाबाश। पॉजिटिव विल डिफ्लेक्ट, चलें जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करें सब बच्चे। अपनी जो फिंगर्स हैं उसको अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ प्लेस कर दें। अपनी चारों फिंगर्स को मोबाइल स्क्रीन की तरफ कर दें और अपने थंब को इस डायरेक्शन में पॉइंट करें। तो आपकी जो पाम बन रही है बेटा वो अपवर्ड बन रही है। कंफर्म कर दें। ठीक है, तो अपवर्ड बनने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिफ्लेक्ट होगा अपवर्ड और नेगेटिव चार्ज जो है ये डिफ्लेक्ट होगा डाउनवर्ड। ये बात समझ आ गई सबको? पॉजिटिव विल बी डिफ्लेक्टिंग अपवर्ड एंड नेगेटिव विल बी डिफ्लेक्टिंग डाउन। चलें जी, ये बात तो हमें कंफर्म हो गई। तो दो बातों को जरा जेहन में बिठा लें। एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव मिला तो उसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। सेकेंडली, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए तो पॉजिटिव विल डिफ्लेक्ट अपवर्ड एंड नेगेटिव विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और बच्चों यूं सपोज करते हैं कि अब हमारे पास एक अदद कंडक्टर है जो दो मेटल रेल्स पर, ये रेड लाइन और ये रेड लाइन लेट से मेटल रेल्स हैं जिनके ऊपर हमने कंडक्टर को रखा हुआ है और हम इस डायरेक्शन में कंडक्टर को v वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और बच्चों देखें कि ये एंटर किस फील्ड में हो रहा है? क्रॉस फील्ड में।
तो जब मैं v वेलोसिटी से इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में आगे मूव करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि इसके पॉजिटिव्स पे फोर्स लगेगी अपवर्ड और इसके नेगेटिव्स पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। डू यू एग्री? लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सारे पॉजिटिव ऊपर ही चले जाएंगे और सारे नेगेटिव नीचे चले जाएंगे, कुछ चार्जेस इसके अंदर भी बच जाएंगे। तो इसका अपर एंड हो गया पॉजिटिव और इसका लोअर एंड हो गया नेगेटिव। ठीक है बच्चों? तो अब हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में इंड्यूस हुआ है ईएमएफ, क्योंकि इसका एक एंड पॉजिटिव हो गया और एक एंड क्या हो गया? नेगेटिव। क्या कहते हैं, क्या ख्याल है? जरा मैसेज करके बताएं। ओके, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, नॉट गोइंग टूवर्ड्स द डिटेल डेरिवेशन, सिंपल यूं कर लेते हैं बात के। नेक्स्ट केस में मैं ये बताता हूं आपको। देखें कि एक एंड पॉजिटिव हो गया, एक एंड नेगेटिव हो गया। अब कंडक्टर हम स्टिल कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। हम कंडक्टर को मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव पे अभी भी अपवर्ड फोर्स लग रही है QVB। लेकिन ऊपर पॉजिटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बाय इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ऊपर इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे कि हम जब किसी मजीद पॉजिटिव को अपवर्ड धकेलना चाहेंगे तो ऊपर से इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे को लगेगी, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। अब बच्चों हम इसी बैलेंस को उठा लेते हैं, दैट F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू F मैग्नेटिक। तो QE इज इक्वल टू QVB, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज VB लिखने के बाद हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल V बाय डेल R। R यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी और VB हो जाएगा माइनस डेल V इज इक्वल टू VBL, और डेल V को हम लिख लेते हैं VBL और साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो बच्चों डेल V यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस चैप्टर में एप्सिलॉन यानी E के सिंबल से डिनोट करते हैं। सो दिस डेल V विल नाउ बी रिटन एज E इंड्यूस्ड, दैट इज इक्वल टू माइनस VBL। और चूंकि चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो साइन फंक्शन के साथ उसको डील करते हैं हम, लिहाजा हम यहाँ पे साइन थीटा लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन जो बनी है इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। तो आपको ये टॉपिक रिकॉल हो गया। इस मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड हमें कुछ बातें सीखनी है। E इज इक्वल टू VBL को पिक कर लेते हैं, नेगेटिव साइन पे बाद में बात करेंगे लेंजेस लॉ में। साइन थीटा से आप याद रखें कि कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करना जरूरी है फॉर मैक्सिमम ईएमएफ। और अगर कंडक्टर चाहता है कि मैं मूव भी करूं और मेरे में ईएमएफ भी इंड्यूस ना हो तो कंडक्टर या तो पैरेलल मूव कर ले या एंटी पैरेलल कर ले। इस केस में ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इस पे आ रहे हैं जरा, E नॉट इज इक्वल टू VBL, ये हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ है। बच्चों ये ईएमएफ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये स्पीड ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहीं भी सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, पूरा क्वेश्चन है ना, E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा। लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, जब मैंने कह दिया कि VBL E नॉट है तो आपको क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि वो कौन सा एंगल है जिस पे ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि साइन 30 डिग्री पे एंगल कितना होता है? 1/2। तो साइन 30 डिग्री वो एंगल है जिस पे ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और क्लैरिटी आ गई है तो भी ओके रिपोर्ट दे दें मुझे। ओके, दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, इसके बाद देखें, अगर मैं चाहता हूं कि सर्किट में करंट भी पैदा हो तो करंट होता है I इज इक्वल टू V ओवर R यानी ओम्स लॉ। तो V की जगह E आ जाएगा, ठीक है।
अब I इज इक्वल टू ई ओवर आर में साफ नजर आ रहा है ना कि रेजिस्टेंस अब अपीयर हुई है, तो इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। बट वन मोर थिंग, करंट इंड्यूस करने के लिए जो सर्किट है बच्चों, इसका क्लोज होना भी बहुत जरूरी है। क्लोज मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट हो, कंपोनेंट भी लगा हो, स्विच भी बंद हो, और कोई जगह ओपन ना हो, ओपन कोई जगह ना हो। ठीक है, लेकिन जो ईएमएफ है, ये वाला ईएमएफ, ये तो इस सर्किट में भी पैदा हुआ जिसके साथ कोई गिलवानोमीटर भी नहीं लगाया था हमने, कुछ भी कनेक्टेड नहीं था। तो सब बच्चे याद रखेंगे, ईएमएफ ओपन सर्किट में भी पैदा हो सकता है और क्लोज में भी। ये खुसूसियत किसके पास है? ईएमएफ के पास। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि करंट भी प्रोड्यूस हो तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको यहां से एक तार पकड़नी है, यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा दें और यहां से तार कनेक्ट कर दें ताकि सर्किट बच्चों क्या हो जाए, क्लोज। तब आप अप्लाई कर सकते हैं आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। तो मोशनल ईएमएफ सब बच्चों को समझ आ गया अच्छे से? क्योंकि इसके बाद फिर हमने आगे मूव करना है फेरेडेज लॉ पर। तो देखें, ये डायग्राम भी बनी हुई है। ये आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं और कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ आप गैल्वानोमीटर लगा दें तो करंट कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता रहेगा। कब तक? जब तक आप क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक कंफर्म कर दें, सब बच्चों को समझ आ गई है। अब हम बच्चों इस चीज को और फंडामेंटली डिस्कस करेंगे कि हमारी बुक में बना हुआ है कि ये एक मैग्नेटिक पोल्स हैं और इनके दरमियान एक कंडक्टर मूव कर रहा है, तो वो कहता है जी करंट इंड्यूस हो रहा है। ये एक मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, वो कहता है करंट इंड्यूस हो रहा है। पता कहां से चल रहा है? गैल्वानोमीटर से। यहाँ पे एक कंडक्टर मूव कर रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, कहां से पता चल रहा है? गैल्वानोमीटर से। तो बहुत ही डायग्राम्स हैं। यहाँ पे एक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, करंट इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पे उसका एरिया चेंज कर रहे हैं, करंट इंड्यूस हो रहा है। और यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पे बैटरी लगा के रियोस्टेट की मदद से फिर करंट चेंज कर रहे हैं, तो इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यहाँ हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दरमियान में एक कॉइल पड़ी है, यहाँ से हम करंट को वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और वेरिंग करंट जो है वो इस कॉइल में फिर करंट इंड्यूस कर रहा है। चलें, इस सारी सिचुएशन को बाद में चलते हैं। मैं आपको पहले मजे का एक इफेक्ट दिखाता हूँ। मुझे जरा कंफर्म करना है, आपने ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है आपको जिसमें एक मैग्नेट कॉइल्स वगैरह नजर आ रहे हैं? जी बच्चों, ओके। अब देखें, सर्किट हमारे पास क्या है कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक कॉपर कॉइल है, ये एक बल्ब लगा है, ये ऊपर वोल्ट मीटर लगा है। तो मैं क्या करने लगा हूं, ठहरे मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस को मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं मैग्नेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, बल्ब रोशन हुआ, लेकिन मैंने जब रुक गया, बल्ब भी ऑफ हो गया। मैं बैकवर्ड मूव करूंगा, बल्ब फिर ऑन हुआ। मैं जब तक मूव करता रहूंगा, ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही मैं मूव करना रुक जाऊंगा, ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। तो ये तो क्लियर कट हो गया ना कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ। ठीक है ना बच्चों? समझ रहे इस डायग्राम से, इस एनिमेशन से? हम्म। तो अब हमने इसी चीज को मैथमेटिकली भी देखना है आगे कि क्या होता है जब हम मैग्नेट को करीब लेकर जाते हैं या दूर लेकर जाते हैं या फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते रहें, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। तो इस बात को हम अब थोड़ा सा टेक्निकली फेरेडेज लॉ की शक्ल में समझते हैं। मुझे कंफर्म कर दें, आपको ये वाली स्क्रीन दोबारा से अपीयर हो रही, जिस पे मैंने लिखना है, ये क्लियर हो रही? अच्छा बच्चों,
ये देखें अब, हाँ जी, अब ओके। ओके, तो देखें फेरेडेज लॉ में बढ़ने से पहले ना हम बहुत सिंपली दो बातों को समझ लें। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, ये तो हो गया सिंपल फ्लक्स। सिंपल फ्लक्स यानी कांस्टेंट फ्लक्स बी ए। लेकिन बच्चों अगर ऐसा हो कि ये कॉइल पड़ी है और मैग्नेट इसके करीब जाए तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लिहाजा फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अगर हम मैग्नेट को इससे दूर लेकर जाएंगे, फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, फ्लक्स भी कम होगा। फ्लक्स बढ़े तो भी चेंज है, फ्लक्स कम हो तो भी चेंज है। अब वर्ड चेंज पे आपने फोकस कर लेना। इस डायग्राम पे देखें, फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन हम कॉइल को इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में कि कभी पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के सामने आ जाती है और कभी सारी कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से, समझ ले, मुंह फेर लेती। तो इसका मतलब है कि एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के सामने है, कभी वो एरिया ज्यादा हो रहा है, कभी वो एरिया कम हो रहा है। तो हम यहां पर भी तो कह सकते हैं कि फ्लक्स कभी इंक्रीज करता है और कभी डिक्रीज करता है। ये इंक्रीज या डिक्रीज ओवरऑल क्या कहलाता है? चेंज। तो इन दो इक्वेशंस पे ध्यान दे लें। चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, एरिया कांस्टेंट हो, या फील्ड कांस्टेंट रहे और एरिया चेंज हो रहा हो, दोनों सूरतों में इसको हम नाम देंगे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब बात सुनते हैं जरा फेरेडेज की, कि फेरेडेज क्या कहता है इस बारे में कि किस बिना पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फेरेडे कहता है बच्चों कि आपके कंडक्टर की ये है पोजीशन स्टार्टिंग, आपका कंडक्टर थोड़ा सा मूव करके चला गया है पोजीशन x1 तक, कंडक्टर की लेंथ L है, और फिर कंडक्टर आपका मूव करके चला गया पोजीशन x2 तक। तो उसने x1 से x2 तक जो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म की, लेट्स कॉल इट डेल्टा x। तो डेल्टा एक्स तो मुसलसल चेंज हो रहा है। देखें जब पोजीशन यहां पर थी तो डेल्टा एक्स कम था, कंडक्टर यहां पे आया तो डेल्टा एक्स बढ़ गया, अब कंडक्टर इस जगह पर है तो ऑटोमेटिकली डेल्टा एक्स की वैल्यू ये सारी वैल्यू है। तो अब हम जरा दोबारा से इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूला पर आते हैं। हमने क्या फॉर्मूला लिखा? E इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, माइनस वेलोसिटी को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बी एल। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस बी एल डेल्टा एक्स को बच्चों इकट्ठा लिखते हैं। क्यों लिख दें? अब देखिए मैंने अभी क्या कहा, ये आपके पास लेंथ है, जब थोड़ा सा आगे कंडक्टर मूव किया था तो एल डेल्टा एक्स कम था, कंडक्टर और आगे मूव करेगा तो एल डेल्टा एक्स ज्यादा हो जाएगा, कंडक्टर और आगे जाएगा तो एल डेल्टा एक्स और ज्यादा आगे चला जाएगा। तो एल डेल्टा एक्स जो है ये बेसिकली चेंजिंग एरिया नहीं कहलाएगा? ये सारा एरिया जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा एरिया, ये चेंजिंग एरिया हो जाएगा ना। तो जब बच्चों कंडक्टर यहां तक पहुंचा था तो एरिया कम था, कंडक्टर और आगे बढ़ा, एरिया बढ़ गया, कंडक्टर यहां तक पहुंच गया, एरिया और भी बढ़ गया, तो एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनली हम पहुंच गए नेगेटिव डेल फाई बाय डेल टी तक। और अगर यहाँ पे हम खूबसूरती के लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी ऐड कर दें तो लें जी, हमारे पास बन गया फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं इसको सिंपल नोटेशंस में लिख के पहले आपका डर खत्म कर दूं। E इज इक्वल टू फाई बाय टी लिखें पहले, और फाई के साथ लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब है कि बच्चों इसका चेंज होना बहुत जरूरी है। चेंज होने का मतलब है या तो फ्लक्स इंक्रीज हो या तो फ्लक्स डिक्रीज हो, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम को समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूं। फर्ज करें आपने मुझसे मिलने आना और मैं आपके आने पे कहूं यार तुम आगे, ये है सिंपल कि तुम आगे, ये है चेंज। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार तुम इतनी जल्दी आ गए, यार तुम इतनी देर से आए, तो इसका मतलब है कि मैं अब आपके चेंज को टैली कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इट डजेंट मैटर कि आप फ्लक्स को कितना चेंज करते हैं,
इट मैटर्स कि आप फ्लक्स को कितनी देर में कितना चेंज करते हैं। जैसे कॉइल थी, मैग्नेट था, अगर मैं स्लो स्लो मैग्नेट को आगे लेकर जाऊंगा तो मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं बहुत तेजी से मैग्नेट को आगे की तरफ मूव करूंगा तो टाइम कम लगेगा और ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। सो ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स with respect to time. And the most beautiful thing in this equation is that negative sign, जिसको कवर करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, लेंजेस लॉ। ठीक है बच्चों, यहां तक पहले मुझे बता दें, ओके हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चों को फेरेडेज लॉ में? ओके, तो अब इस इक्वेशन का थोड़ा सा और डर खत्म कर लें। E इज इक्वल टू माइनस एन बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस एन, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स है, 200 टर्न्स दे दे, 300 टर्न्स दे दे, एंड सो ऑन। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है जो टेस्ला में मैयर होगा। ठीक है, अब एरिया पे आ जाए। एरिया आपको डायरेक्ट भी गिवन हो सकता है, मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में, यूनिट्स पे ध्यान देना है। एरिया अगर कोई सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, पाई आर स्क्वायर की बजाय पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी हो सकता है, डायमीटर गिवन हो तो। और अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसने कहा हो कि भाई एक स्क्वायर लूप है और वो स्क्वायर लूप की आपको सिर्फ लेंथ बता दे, तो कॉमन सेंस तो ये कहती है ना, स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होंगे, तो एल स्क्वायर से भी एरिया निकल सकता है। इसलिए इस इक्वेशन की हर पॉसिबल डायमेंशन में जाने का आपको रास्ता पता हो कि वो किस किस तरीके से आपको इस इक्वेशन में पैसेज जो है वो दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट वाज ईएमएफ? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी। अच्छा, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और दूसरी तरफ फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ये यूनिट्स भी ध्यान में रख लें। वोल्ट इज ऑल्सो नोन एज वेबर पर सेकंड, और वोल्ट तो बच्चों वर्क पर यूनिट चार्ज भी होता है। तो ये जाउल पर कूलम और वेबर पर सेकंड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। करंट को लिख सकते हैं ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब हम करंट को लिखेंगे माइनस एन डेल फाई बाय डेल टी, लेकिन साथ रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करेंगे। तो फिर वही बात आ गई कि इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मजे की बात तो अब आएगी, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चार्ज की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, करंट की इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस एन डेल फाई बाय आर डेल्टा टी। ये हो गया सारा करंट, और फिर साथ डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख दी। ठीक है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चों देखें, जो चार्ज इंड्यूस होता है सर्किट में वो सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल नहीं है। ये दो बातों पे ध्यान दें। ईएमएफ भी रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, करंट भी रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है। चार्ज सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि भाई इनिशियली फ्लक्स की क्या वैल्यू थी और फाइनली क्या वैल्यू। तो ये पूरी स्लाइड जो है इसमें सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो चार्ज, करंट और ईएमएफ रिलेटेड गिवन है। जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें बस ये याद रखें, एक चीज चेंज पे डिपेंड कर रही है और एक रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड कर रही है। इज दैट क्लियर बच्चों? नहीं बच्चों, मैसेज में मुझे कंफर्म कर दें यहाँ तक सब ओके। और फाइनली अब मैं आपको चंद आसान से जुमलों में समझाता हूं लेंजेज लॉ के, हाउ टू डील विद लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ में पहले तो आपने सिर्फ इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना और इसको मैं जैसे समझाऊं वैसे आपने समझना है। एन इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस करंट, करंट कहाँ इंड्यूस होना है भाई, कॉइल में इंड्यूस होना है। ऑलवेज फ्लोज इन अ डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी सच दैट इट अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। अब आपने सारा ध्यान, सारा फोकस रखना है इस वर्ड पे।
कि आखिर करंट इंड्यूस क्यों होता है, क्योंकि वो एक एक्शन को क्या करने लग जाता है, अपोज करने लग जाता है, जिसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होने लग जाता है, करंट। इसको समझने के लिए पहले इन दो लूप्स को देखें और राइट हैंड रूल यूज करते हुए बताएं बच्चों कि अगर इस लूप में मैं कहूं कि करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपना जरा राइट हैंड उठाएं और राइट हैंड की फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में जरा घुमाते हुए कर्ल करके मुझे बताएं, क्या आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है? थंब इस तरफ आ रहा है? तो अगर आपका थंब इस तरफ आ रहा है तो बच्चों ये साइड बनेगी नॉर्थ मैग्नेट की और ये साइड बनेगी साउथ। तो आपने याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज करंट जब आप इनकाउंटर करेंगे तो सामने कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। इसको मैं एक और भी तरीके से समझा देता हूं। अगर आप एन की शेप को गौर से देखें तो आपने समझ जाना है जहां पे नॉर्थ इंड्यूस हो रहा होगा वहां पे करंट किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और अब देखते हैं इधर आप अगर करंट को देखें तो करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। अब जो आपका थंब है वो नीचे को आ रहा है, तो साउथ ऊपर चला जाएगा और नॉर्थ नीचे आ जाएगा। तो अब देखें जरा, एस की जो शेप होती है वो बिल्कुल क्लॉकवाइज नहीं होती? क्या ख्याल है? तो जहां पर आपको नजर आए कि आपके सामने फ्रंट फेस पे टॉप व्यू पे साउथ आ रहा है तो साउथ की शेप कैसी होती है? क्लॉकवाइज। जहां आपको नजर आए कि टॉप व्यू में नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ की शेप क्या होती है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब आपने ध्यान देना है वर्ड अपोज पे। तो बच्चों एक सिंपल एग्जांपल और आपको लेंजेस लॉ टोटली क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक मैग्नेट है, ये एक कॉपर रिंग है जिसमें इस वक्त कोई करंट मौजूद नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस मैग्नेट को फॉरवर्ड मूव करने लगा हूं। अब नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और वो कॉइल के करीब जा रहा है, तो कॉइल को चाहिए कि वो इस नॉर्थ पोल को क्या करे? अपोज करे। अब कॉइल इसको अपोज कैसे करेगी? कॉइल अपने अंदर करंट प्रोड्यूस करके इसको अपोज करेगी, क्योंकि जब कॉइल में करंट पैदा होगा तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। अब कॉइल में नॉर्थ को अपोज करना है तो सामने नॉर्थ लेकर आए। मैंने क्या कहा था, जब टॉप व्यू पे नॉर्थ आ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपोजिशन कि नॉर्थ करीब आ रहा है और कॉइल उसे करीब नहीं आने देगी, यानी उसके मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। तो चूंकि हमें टॉप पे क्या नजर आ गया? नॉर्थ, तो हमें क्लियर हो गया कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंडली, लेट से अब मैं इस नॉर्थ को दूर लेकर जा रहा हूं, तो नॉर्थ दूर जा रहा है लेकिन कॉइल को चाहिए है कि नॉर्थ को दूर ना जाने दे। तो कॉइल नॉर्थ को कैसे रोक सकती है? यहां पे साउथ इंड्यूस करके। यहां जब साउथ इंड्यूस होगा तो करंट को कैसे फ्लो करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब मैग्नेट करीब आए, करीब ना आने देना, ये भी ऑपोजिशन है। मैग्नेट दूर जाए और दूर ना जाने देना, ये भी क्या है? ऑपोजिशन है। तो जब हम कहते हैं इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल फाई बाय डेल टी और डिवाइडेड बाय आर कर दें तो ये बन जाता है करंट। तो करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर तो डिपेंड करता है, बट ये उस चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। So if you try to increase the flux, it tries to decrease it. But when you try to decrease the flux, it tries to increase it. यही मतलब है नेगेटिव साइन का। अब इसको हम एक और मिसाल पे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इस एग्जांपल को देख लें, वही दोबारा से मिसाल आ गई। चलें साउथ के साथ देखते हैं। साउथ यहां से अवे जा रहा है, तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या जो होनी चाहिए? साउथ दूर जा रहा है, साउथ को रोकें। कौन रोकेगा साउथ को? नॉर्थ रोकेगा साउथ को। तो अगर टॉप व्यू पे नॉर्थ आ गया तो
नॉर्थ का मतलब कौन सा करंट होता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट। इज दैट ओके बच्चों? हाँ नहीं बच्चों, सबको समझ आया लेंसेज लॉ? तो जरा मुझे इधर से बताएं कि नॉर्थ इस कॉइल के बॉटम से करीब की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ करीब जा रहा है ना, तो यहाँ क्या इंड्यूस होना चाहिए? नॉर्थ। तो यहाँ क्या इंड्यूस होगा? साउथ। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? लिसन वेरी केयरफुली, अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल। मैं बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, टॉप व्यू। बच्चों जो पोल टॉप व्यू पे अपीयर होगा आपने करंट उसके मुताबिक बताना है। अब ऊपर साउथ अपीयर हो रहा है, तो साउथ का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। हमेशा कौन सा व्यू बताएं? टॉप व्यू। ये बाय डिफॉल्ट नेचुरल व्यू है। समझ आई इस बात की? ये साउथ पोल है, अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, इसको रोको। कौन रोकेगा? नॉर्थ रोकेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? साउथ। साउथ किस व्यू पे आ गया? टॉप व्यू पे। तो करंट बेटा किस डायरेक्शन में जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? चलिए आप मुझे बताएं। ये एक सस्पेंडेड कॉपर रिंग है, ये एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट को मैं रिंग के करीब लेकर जाऊंगा, तो ये रिंग इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, या इट विल स्टे ऑन इट्स ऑन पोजिशन? इट विल बी अट्रैक्टेड, इट विल बी रिपेल्ड, या इट विल रिमेन स्टेशनरी? तो देखिए, जब मैं नॉर्थ को इसके करीब लेकर जाऊंगा, ऑपोजिशन का तकाजा ये है कि यहाँ पे नॉर्थ अपीयर हो और यहाँ पे साउथ अपीयर हो। जैसे ही बच्चों यहाँ पे नॉर्थ अपीयर होगा, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो रिंग जो है वो इस ऑपोजिशन की वजह से, चूंकि सस्पेंडेड है, कहीं पड़ा नहीं हुआ, हवा में झूल सकता है, तो रिंग बैकवर्ड रिपेल होगा। लेकिन हम सिचुएशन को उलट भी सकते हैं। अब मैं इसी मैग्नेट को जब इससे अवे लेकर जाऊंगा, तो रिंग में ऑपोजिशन का तकाजा ये है कि वो जाते हुए नॉर्थ को रोके। नॉर्थ को कौन रोकेगा? साउथ रोकेगा। जाने से साउथ रोकेगा। तो इधर क्या इंड्यूस होगा? नॉर्थ। तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो अब रिंग भी इसकी वजह से क्या होगा? अट्रैक्टेड होगा। मिसालें समझ आई दोनों अच्छे से? ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज का मेन लेक्चर था। मैं आपको ये लेक्चर स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ, इसमें आगे क्वेश्चंस भी हैं, उनको आपने भी सॉल्व करना है, मैंने भी सोल्यूशन दिए हुए हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से ग्रैब कर लेना है, इससे कभी कोई मुश्किल सवाल नहीं आया एमटी कैट में, इसलिए परेशानी नहीं लेनी इसकी।